आप आईवीएफ करती है? आईवीएफ में तो पता ही चल जाता होगा कि ये लड़का हो और हमें लड़का ही चाहिए। बुंदेलखंड में दंपति इलाज क्यों नहीं कराना चाहते? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। जैसे प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल हेल्दी डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, वैसे ही आईवीएफ में होती है। देखिए, हिंदुस्तान और हम स्पेशली बुंदेलखंड एरिया में देखें तो निसंतानता का सबसे पहला दोषी महिला को ही माना जाता है। हमने ऐसे टॉपिक्स पे बात करी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, शर्माना नहीं है। हमें लड़की जरूर चाहिए क्योंकि हमारा बड़ा बेटा कहता है कि हमें एक बहन चाहिए छोटी। हमारे लिए एक एक पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो इमोशनल होके जब बात करता है कि मैडम हमारी ये परेशानी है, ये है, सबसे पहले निसंतान वाला कपिल आता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आईवीएफ एक ऐसा वर्ड है, सुनने में जितना आसान, समझने में उतना ही मुश्किल। बहुत सारी भ्रांति, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस आईवीएफ को लेके होते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ एक एपिसोड ऑलरेडी किया है धीरज सिंह रनावत सर के साथ, और आईवीएफ की बहुत सारी क्वेरी सॉल्व करी है। लेकिन ये एक आईवीएफ टॉपिक ऐसा है कि जिसपे अगर हम बात करें तो आपको सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र या हमारे कोई भी व्यूअर्स या ऑडियंस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम सोशली कनेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बाहर के लोगों का प्रेशर, घर का प्रेशर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये जानना होता है कि हम निसंतान क्यों हैं। तो आज हम निसंतानता पे बात करेंगे। किनसे बात करेंगे? तो चलिए आपको मिलवाते हैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या अग्रवाल, जो पिछले 10 सालों से निमेवा चौधरी धीरज टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत से दंपतियों को संतान व उनके बच्चों की किलकारियां सुनाती हैं। तो चलिए, आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे और भी सारी भ्रांति आपकी सब समाप्त करेंगे और मिलते हैं डॉक्टर दिव्या से। हेलो मैम, बुंदेली स्पिरिट में वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। मैं एक बुंदेलखंड की बहू और लड़की होने के नाते आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी जो मैं खुद शायद फेस करती हूँ सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज में। एक निसंतान शब्द होता है, इसको असल में हम कैसे डिस्क्राइब करें, या निसंतानता क्या होती है? थैंक यू रविका जी और बुंदेली स्पिरिट को जो आज मुझे मौका दिया है कि मैं निसंतानता के बारे में आपको बताऊं। पहले तो मैं कहूंगी कि माँ बनना एक महिला के लिए सबसे बड़ा एहसास होता है। माँ बनने पे महिला को जैसे एक नया जीवन सा मिल जाता है, पर किसी कारणवश अगर वह माँ नहीं बन पाती है तो वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या होती है। अब निसंतानता क्या होती है? शादी के 1 साल बाद भी अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और गर्भ निरोधक कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसे इनफर्टिलिटी या निसंतानता बोलते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं बावजूद बेबी प्लान करने के, तो उसको हम हिंदी में सरल भाषा में निसंतानता कहते हैं। अब बात करते हैं, हम बुंदेलखंड के हैं, झांसी की रानी के शहर में हैं। तो बुंदेलखंड में आप फर्टिलिटी रेट क्या है, मतलब कितने परसेंटेज में होता है? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारा 7 जिलों से जुड़ा हुआ है, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, और यहाँ एमपी का भी क्षेत्र के मरीज आते हैं। तो जैसे दतिया लगा है, पन्ना, ये मरीज यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जनरल इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो 6 महिलाओं में से 1 महिला को इनफर्टिलिटी या निसंतानता से ग्रसित है। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, पीयर प्रेशर बहुत रहता है। तो बुंदेलखंड में दंपति इलाज क्यों नहीं कराना चाहते? ये एक बहुत गंभीर विशेष टॉपिक कह लेते हैं, या हम कहते हैं कि हम आपस में भी डिस्कस नहीं करते कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। ये मैं गर्ल्स टॉक की बात कर रही हूँ जनरली, कि हमारी फ्रेंड्स भी नहीं बताती हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है और लोग इलाज क्यों नहीं कराना चाहते? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। यहाँ पे जो क्षेत्र है इसमें ज्यादातर ग्रामीण लोग हैं और ये एक सूखा प्रदेश या क्षेत्र है। यहाँ पे मरीज बहुत ही गरीब हैं, ये पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं।
इस कारण वे अपना इलाज भी नहीं ले पाते। उनको लगता है कि ये भगवान की देन है और समय बिताते रहते हैं। तो मैम एक जनरल क्वेश्चन, आईवीएफ सिंपल शब्दों में क्या होता है और किन कपल्स को ज्यादातर हमें आईवीएफ कराना? आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ये प्रोसीजर में हम महिला के अंडाशय से एक छोटी सी सुई द्वारा अंडे बाहर निकालते हैं, पति के शुक्राणु लेते हैं और एक इक्सी मशीन द्वारा हम इसके भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण को हम 5 दिन लैब में बढ़ाते हैं, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये 5वें दिन वाला बच्चा हम महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं या इम्प्लांट करते हैं। इसके बाद जो प्रेगनेंसी आती है वो नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी ही होती है। अब जाने कि किन मरीजों में आईवीएफ कराना चाहिए। देखिए, आईवीएफ जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था। ये तकनीक करीब समझिए 40 साल पुरानी हो गई है और विकास मेडिकल क्षेत्र में इतना विकास हो गया है कि इसमें बहुत एडवांसमेंट भी हो गया है और इसका सक्सेस रेट भी बढ़ गया है। सबसे पहले ये मरीज जिसमें फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय नली ब्लॉक में किया गया था, तो फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय नली का बंद होना या उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होना। दूसरा, जब महिला के अंडाशय में अंडे कम बनते हैं या बनते ही नहीं है या अनियमित होते हैं, जैसे पीसीओएस वाली बीमारी में। तीसरा, जब पति के शुक्राणु कम है या उनकी गुणवत्ता में कोई परेशानी होती है, इन केसेस में करते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम फोर्थ है जो एंडोमेट्रियोसिस है, जिसमें महिला का गर्भाशय, नली, अंडकोश में जकड़न पूरी हो जाती है। दूसरा है फाइब्रॉइड में, और कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनमें कई सालों से मरीज इलाज ले रहा है, उसकी उम्र 30 से 35 साल से ज्यादा हो रही है और अलग ट्रीटमेंट सारे इलाज लेने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है, तो हम आईवीएफ भी रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आईवीएफ, क्योंकि कई लोगों को ये वर्ड बहुत बड़ा लगता है, दूर भागते हैं लोग इस शब्द से। अब आते हैं आईवीएफ के पोस्ट कॉन्सेप्शन पे। आईवीएफ जब होता है उसके बाद हमें कितने समय का रेस्ट या कितने दर का रेस्ट हमें करना चाहिए? देखिए, आईवीएफ जिस समय हम बच्चा डालते हैं या एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के टाइम पे 2 से 3 घंटे मरीज को हॉस्पिटल में रुकने की सलाह देते हैं। उसके बाद वो घर में 2 से 3 दिन आराम कर सकता है। इसमें पूरा बेड रेस्ट नहीं बताते हैं। मरीज अपना नॉर्मल काम कर सकता है पर भारी काम नहीं करना है। उस निचले पोर्शन में उसे दबाव वाला कोई भी काम नहीं करना है। जी, अब आते हैं डाइट पे या स्वास्थ्य पे। तो हम किन चीजों का सेवन कर सकते हैं अगर कोई महिला आईवीएफ के प्रोसेस में है? किन चीजों का सेवन करना चाहिए, किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, क्या हमें नुकसान कर सकता है? एक जनरल डाइट आप बताएंगे? देखिए, जैसे प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल हेल्दी डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, वैसे ही आईवीएफ में होती है। पर आईवीएफ इतना महंगा प्रोसीजर है तो मरीज ये चिंतित रहता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मरीज को स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। आयरन युक्त जैसे गाजर, पालक और प्रोटीन युक्त जैसे अंडे, दालें हो गई हैं, और ताजे फल का सेवन सबसे ज्यादा करना चाहिए। दूसरा चीज आपने बोला कितना उसको क्या चीज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है उसको स्ट्रेस नहीं लेना और थिंक पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव रहेगी तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। और कुछ ऐसी 1 या 2 चीज जो हमें खाने में बिल्कुल भी नहीं लेनी है? देखिए, खाने में हमें स्पाइसी फूड या तेल मिर्च मसाला वाली चीजें नहीं लेना है, क्योंकि आईवीएफ के बाद कुछ दवाइयां, इंजेक्शन ऐसी चलती हैं कि मरीज को लेना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ अगर कुछ भी खान पीन में ऊपर नीचे होने पे मरीज को उल्टी, दस्त या बुखार, ये चीजें होती हैं जिससे रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। अब एक महिला होने के नाते मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि लोग बात क्यों नहीं करते? मतलब मैं चाहती हूँ, भगवान की कृपा रही, मेरे 2 बेबी हैं, बहुत अच्छे से मेरे बेबी हुए, पर अगर जिनके नहीं होते, क्या कारण होता है? एक पीयर प्रेशर तो मैं समझती हूँ कि एक समाज का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जैसे एक बच्चे पे प्रेशर नहीं डालते हम पढ़ने का, अच्छे मार्क्स लाने का, वैसे ही शादी के बाद हर कोई सोचता है शादी हो गई, अब इनके बच्चा होना चाहिए 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में। तो क्यों, मतलब ये चीज क्यों है कि हम डिस्कस नहीं करते? और डिस्कस के अलावा भी हम इनका परामर्श या हम डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, क्यों?
देखिए, हिंदुस्तान और हम स्पेशली बुंदेलखंड एरिया में देखें तो निसंतानता का सबसे पहला दोषी महिला को ही माना जाता है। इसमें मैं बताऊं, बच्चे के लिए 50% हस्बैंड, पति और पत्नी दोनों जिम्मेदार होती है, पर महिलाओं को दोषी ठहराना है कि तुम ये काम नहीं ढंग से करा है, तुमने ये काम नहीं करा, इस वजह से तुम्हारे बच्चे नहीं आ रहे। इतना ज्यादा ससुराल पक्ष का प्रेशर होता है कि वो अपनी कमियां या कुछ भी बताने में संकोच करती हैं। वो डॉक्टर के पास जाने से भी डरती हैं कि पता नहीं उनका क्या समस्या उनको बताएं, कि उनको घर में रहने को भी वो मना करते हैं। पहले के जमाने में तो जिनके संतान नहीं होते थे, उन पति की या उन पुरुषों की दूसरी शादी भी कर दिया जाती थी और महिलाओं को तलाक के लिए भी मजबूर कर दिया जाता था। अब हाँ, अब थोड़ी जागरूकता बढ़ी है तो लोग अब इसका इलाज समझ रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं जरूर बताऊं कि निसंतानता एक बीमारी है, इसका इलाज लेना बहुत जरूरी है और इसका इलाज संभव है। कोई भी महिला बिना संतान के रहे तो हमारे लिए ये एक शर्म की बात तो होगी ही होगी, लेकिन डिस्कस ना करना मैम, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ अगर हमारे औलाद नहीं है, हमारे घर में किलकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन नहीं रहता है। और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, मेरी ऑडियंस को बोले कि इसमें शर्माए नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है बुंदेली स्पिरिट पे कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस, जितनी ज्यादा हम खुल के बात करेंगे। हमने ऐसे टॉपिक्स पे बात करी है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, शर्माना नहीं है। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जैसे आपको वॉमिट हो रही है, वायरल इन्फेक्शन है। मैम, आपके पास इनफर्टिलिटी के लिए पेशेंट्स आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहला प्रोसेस क्या होता है जो आप गाइड करते हैं पेशेंट्स को? देखिए, इनफर्टिलिटी निसंतानता के मरीज जब हम आते हैं तो उनकी पुरानी हिस्ट्री लेते हैं, उनका मैरिटल स्टेटस देखते हैं, कितने साल हो गए उनको शादी को, उनकी उम्र कितनी है। फिर कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, हार्मोनल टेस्ट जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन और नलों की जांच जिसको फैलोपियन ट्यूब टेस्ट, जो एक सिंपल टेस्ट होता है HSG, इसको हम महीने के 7वें या 8वें दिन महिला का करते हैं, और पति के शुक्राणु की जांच जिसको हम सीमेन एनालिसिस करते हैं। ये 4 टेस्ट करने के बाद हम उसका देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर उसके हार्मोनल डिसबैलेंस है, हार्मोन डिसबैलेंस है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं, या फिर नले आधे खुले हैं या आधे बंद हैं तो उस हिसाब से हम इलाज करते हैं। अगर बंद है और उसकी उम्र 30-35 साल हो रही है, शादी को 5 साल हो गए, तो उसको सीधा आईवीएफ की सलाह देते हैं। और अगर नली खुले हैं, हार्मोन टेस्ट अच्छा है, पति के शुक्राणु ठीक है, तो कुछ ओवुलेटरी इंडक्शन ड्रग्स होती हैं जिसको अंडे को हम समय पे बनाते हैं, उनका रप्चर या रप्चर कराते हैं, और पति के शुक्राणु उस समय ओवुलेशन के टाइम पे हम साथ में रहने को बोलते हैं, जिससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली जब महिला संबंध बनाती है तो 1 साल में 30 to 40% ही उसका चांस होता है, पर अगर हमें सक्सेस रेट बढ़ाना है तो हम उसको टाइम ओवुलेशन और टाइम इंटरकॉर्स समझाते हैं कि कब अंडा फूटता है और कब संबंध बनाना है, इससे प्रेगनेंसी बढ़ती है। तीसरा, हम ये जानेंगे कि जब शुक्राणु कम होते हैं तो शुक्राणु कम होने पे हम मरीज को, पति को कुछ दवाइयां देते हैं जिससे शुक्राणु की गुणवत्ता और काउंट बढ़ता है, और कई बार काफी कम होने पे हम आईयूआई की भी सलाह देते हैं। आईयूआई क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस प्रोसीजर में हम पति के शुक्राणु को लेके लैब में प्रॉपर बनाते हैं, और जिस समय ओवुलेशन होता है उसमें उस समय महिला के यूट्रस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रोसेस से भी सक्सेस रेट करीब 10 से 15% बढ़ जाता है। जनरली मैंने क्वेश्चन सर से भी पूछा था, पर आपसे बहुत पर्सनली क्वेश्चन, मतलब मेरा सेम क्वेश्चन ही है कि हम क्या करते हैं कि एक लड़के की इच्छा होती है कि फैमिली प्रेशर, मतलब आजकल तो अवेयरनेस इतनी है कि उनको बेबी चाहिए, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, नो मैटर। पर अब ये हो गया है कि कुछ लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे कि उन्हें लड़का ही चाहिए, तो क्या इसकी गारंटी आप देते हैं? ये देखिए, एक्चुअली ये मैं बताऊं कि निसंतानता का इलाज तो कराने आते हैं, पर जब वो सुनते हैं मैडम आप आईवीएफ करती है, आईवीएफ में तो पता ही चल जाता होगा कि ये लड़का होगा और हमें लड़का ही चाहिए।
मैं ये आपको बताऊं, ये एक मिथ है कि आईवीएफ में हम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। सेक्स डिटर्मिनेशन तो हम अलाउड भी नहीं है, राइट। और आईवीएफ में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है अभी इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक पीजीडी होता है जो डॉक्टर साहब ने बताया होगा, डॉक्टर धीरज ने, प्री जेनेटिक डायग्नोसिस होता है, जिसमें हम जेनेटिक अगर मरीज को डिजीज है उसी में हम एम्ब्रियो की टेस्टिंग कर सकते हैं, वरना हिंदुस्तान में कहीं भी ये लीगल नहीं है। तो एग्जैक्टली आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए ये तो गॉड पे डिपेंड करता है। हम नहीं देते हैं मींस ये प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए या इसको अवॉइड करिए कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। कहीं ऐसे भी आते हो कि लड़की चाहिए? हाँ बिल्कुल है। जैसे कई महिलाएं हैं जिनको पहले बच्चा है, एक लड़का है उनके पास, पर उनको ये है कि हमें एक और बच्चा चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैडम आप तो इलाज करिए, हमें लड़की जरूर चाहिए क्योंकि हमारा बड़ा बेटा कहता है कि हमें एक बहन चाहिए छोटी। तो इसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं? बिल्कुल, वो पेशेंट्स हमारे लिए और करीब है जो कहते हैं हाँ हमें लड़की चाहिए, उनको जरूर डेफिनेटली 1-2 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है क्योंकि दे आर थिंकिंग पॉजिटिवली। तो उनकी सोच इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली काम कर जाता है इलाज। अच्छा, मतलब लड़की के लिए एक अलग प्रेफरेंस यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, मैं चाहूंगी कि फीमेल, क्योंकि ये ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई लड़का ही क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं कि भाई मैम हमें लड़की चाहिए, हमें लड़की क्यों नहीं है? फैमिली कंप्लीट मेरे ख्याल से लड़की से नहीं हो, जब तक लड़की नहीं होती है फैमिली में। तो ये आप जा सकते हैं मेवा चौधरी धीरज फर्टिलिटी सेंटर, एंड अगर आपको लड़की चाहिए तो डेफिनेटली प्रोसेस हो सकता है। हाँ, लड़का चाहिए तो वो तो गॉड विश पे रहेगा, बट लड़की के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट बन जाता है। यहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट तो है बिल्कुल। अब मैम एक क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आपसे, बुंदेलखंड की महिलाएं बात नहीं करती हैं, पर कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो जाता है कि लेडी इज गोइंग थ्रू आईवीएफ प्रोसेस, ठीक है, बट उसको शेयर करने में क्या लगता है? मींस आपसे कभी कोई लेडी कहती होगी मैम ये ओपन मत करना, इसको थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न में रखना, डिस्क्लोज मत करना, पर ऐसा आपने कभी उनको समझाया कि व्हाई यू डोंट वांट टू ओपन? देखिए, आईवीएफ जब भी पेशेंट कराता है तो उनको लगता है इनके में कुछ बहुत ही ज्यादा कमी हो रही है, बहुत ही ज्यादा कमी है, इस वजह से ये आईवीएफ कराती है। आईवीएफ में लोग समझते हैं कि कोई आर्टिफिशियल बच्चा बना के डाल दिया। ये गलतफहमी है कि ये जो बच्चा होता है उन्हीं माता पिता का नहीं होता, ये गलत है। वो अंडे उसी महिला के होते हैं, शुक्राणु उसी पुरुष के होते हैं और उन्हीं का बच्चा होता है। तो ये कई लोग ये छिपाते हैं कि मेरा बच्चा या मैं आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही हूँ। बिल्कुल। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, बिल्कुल हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, उन ऑडियंस के लिए एक कोई मैसेज जिसमें आपको लगता है कि उनको किस चीज पे रिलाई करना चाहिए और किस चीज पे रिलाई नहीं करना चाहिए? देखिए, निसंतानता की प्रैक्टिस करते हुए मुझे करीब 10 साल हो गए। मैंने उन कई महिलाओं को बच्चा दिया है जो बिल्कुल रोती हुई हताश आती थी। गांव से मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं। जब मैं उनका इलाज देती थी तो कुछ 10 से 15% पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनको आईवीएफ कराना पड़ता था। उनको बाहर जाना पड़ता था, जैसे इंदौर, भोपाल, उदयपुर, और उनका 1 से 1.5 लाख करीब खर्च आना जाने में ही लग जाता था। जब उनकी समस्या समझी तो मैंने भी करीब 5 से 6 साल मुझे आईवीएफ खोले हुए हो गया है, और वो पेशेंट अब बाहर नहीं जाते हैं और वो यही आईवीएफ कराते हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अपने सेंटर से, जहाँ मेरे पास डॉक्टर धीरज सिंह रानावत जो एक इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, मतलब पूरे समय यहाँ रहते हैं, हम एक पेशेंट एक सेपरेट है, एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है हर मरीज का, उसका हम प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका सक्सेस रेट उसे बताते हैं, उनका कई खर्चा बाहर जाने से बच जाता है। और डॉक्टर साहब जैसे 10 से 15 साल एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, तो एक आईवीएफ की सक्सेस किस पे डिपेंड कर रही है? एक स्त्री रोग विशेषज्ञ जो एक्सपीरियंस हो, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, और एक लैब, और लैब हमारे पास आईसीएमआर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बेस्ट लैब है। तो बिल्कुल आप पहली चीज जानिए कि निसंतानता का कारण या दोषी सिर्फ महिलाओं को नहीं दे सकते, राइट मैम? बिल्कुल।
पुरुष भी 50% के हिस्सेदार होते हैं। अगर आप निसंतान हैं तो चेकअप दोनों का कराइए, और इसकी अवेयरनेस मैम मैं जरूर चाहूंगी कि आप एक बार बोलिए कि निसंतानता दोनों पे डिपेंड, राइट? मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसके बारे में। जब भी एक महिला आती है तो अपनी सास के साथ आती है। सास कहती है आप इनकी चेकअप कर लीजिए, पति मेरे बेटे को तो कुछ परेशानी नहीं, आप इनका ही चेकअप करिए। पर मैं सबसे पहले ये बताती हूँ, मैं इनका चेकअप तभी करूंगी जब इनके हस्बैंड आएंगे, क्योंकि पति के शुक्राणु की जांच एक बहुत सिंपल जांच है, पर यहाँ के बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग उसको सबसे लास्ट में कराते हैं और दोषी सबसे पहले महिला को मानते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने हमारी ऑडियंस को बताया, एंड जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज गाइडलाइंस के आगे बढ़िए, जाइए, ट्रीटमेंट कराइए एंड बात करने में शर्माइए, राइट मैम? मैम एक क्वेश्चन मन में था कि जो भी पेशेंट्स आपसे आईवीएफ कराते हैं या एक आईवीएफ अगर कोई प्लान कर रहे हैं, तो उनको करीबन कितनी बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है स्टार्टिंग से लेके प्रोसेस कंप्लीट? देखिए, जब हमने पहले हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये डिसाइड करा कि इस पेशेंट का आईवीएफ होना है, तो महिला को महीने के दूसरे दिन हॉस्पिटल आना होता है। ये महीने के दूसरे दिन से उसको 10 या 12 दिन इंजेक्शन लगने होते हैं। ये इंजेक्शन हॉस्पिटल में आके लगवाएं तो अच्छा रहता है। हॉस्पिटल में सिर्फ 10 से 15 मिनट इनको रुकना पड़ता है, उसके बाद वो घर जा सकते हैं। अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना होता है, इसमें कोई छुट्टी लेने की मरीज को जरूरत नहीं होती है। जब अंडे बन जाते हैं तो उस समय जब हम पिकअप करते हैं या अंडे निकालते हैं, उस दिन पति और पत्नी दोनों को आना होता है हॉस्पिटल में। महिला को खाली पेट आना पड़ता है। ओवम पिकअप जो एक छोटा सा डे के प्रोसीजर है, जिसमें मरीज सुबह आता है और शाम को चला जाता है। इस प्रोसीजर में कोई भी चीरा फाड़ी नहीं होती है, एक सुई की तरह दर्द होता है, हल्की सी बेहोशी दी जाती है और शाम तक दोनों महिला और पुरुष घर जा सकते हैं। जो बच्चा हम बनाते हैं उसको हम 5 दिन का लैब में बढ़ाते हैं, पर हम उसी साइकिल में नहीं डालते। हम लोग उसको नेक्स्ट उसके अगले महीने या उसके बाद हम लोग बच्चा डालते हैं। जिस महीने हम बच्चा डालते हैं उस समय मरीज को 2 से 3 बार आना होता है सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने। इस समय हम क्या देखते हैं कि बच्चा दानी की जो सतह है, जो परत है, वो कितनी अच्छी है जो बच्चे को ग्रहण कर सके। जब हम और जिस दिन हम बच्चा डालते हैं वो भी पेनलेस प्रोसीजर है, उसमें एक छोटे से कैनुला से हम बच्चे को लोड करके बच्चादानी में डाल देते हैं। ये बेहोश होके नहीं होता, ये होश में होता है। और इसके बाद की जो 15 दिन की मेडिसिन होती है, मरीज को समझा दिया जाता है कि आपको समय पे दवाई खाना है और इंजेक्शन वो घर ही पे लगाता है। और 15 दिन बाद हम भगवान पे छोड़ते हैं और मरीज पे देखिए रिजल्ट कैसा आता है। तो मतलब अगर मैं टोटल काउंट करूं तो 7 to 10 विजिट्स होती हैं डेफिनेटली, और इसमें सक्सेस चांसेस होते हैं कि मे बी मैजिक हो जाए। बिल्कुल। देखिए, हम प्रयास ही कर सकते हैं, जितना हमारा बेस्ट टू बेस्ट हम कोशिश करते हैं। हमारे लिए एक एक पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो इमोशनल होके जब बात करता है कि मैडम हमारी ये परेशानी है, ये है, सबसे पहले निसंतान वाला कपिल आता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपना दर्द जब शेयर करता है तो हमें भी एक तरफ से लगता है कि हमें भगवान ने अगर ये कृपा दी है तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम आप कर रही हैं, बहुत ही पुण्य का बोले, या इसको मैं भी कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं एक मदर ऑफ 2 किड्स हूं तो शायद मैं उस पेन को नहीं समझ पाऊंगी, बट हाँ, उनके लिए ब्लेसिंग्स जरूर हैं जिनके लिए आप ये काम कर रही हैं। एंड आपको ऑल द बेस्ट विशेस, आप ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही अपनी सेवाएं देते रहिए, और मे बी बहुत सारे बेबीज जो घर में आज शायद शोर मचाते होंगे वो आपकी बदौलत मचाते हैं। बिल्कुल, जब वो लेके आते हैं मैडम आपके साथ एक फोटो हो जाए, दैट्स द अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है कि बस सब कुछ मिल गया है। थैंक यू मैम फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टेलिंग मी सो मेनी थिंग्स, मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस को बताने के लिए और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करने के लिए। क्योंकि जब भी हम यहाँ बैठते हैं हमारा एक मेन मोटिव होता है, एक टारगेट होता है कि हमें मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करने। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं उनको मिसकॉन्सेप्शन क्लियर होने चाहिए। तो थैंक यू फॉर दैट, आपने इतना समय दिया हमको, इतनी सारी बातें करी और मैंने शायद परेशान ज्यादा कर दिया नहीं, सवालों के साथ आपको। थैंक यू रविका जी, और थैंक यू बुंदेली स्पिरिट टीम को। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं निसंतानता
आईवीएफ के बारे में बुंदेलखंड वासियों को कुछ जानकारी दूं और यहाँ के कई मिथ और मिसकंसेप्शंस जो हैं उसे दूर कर सकूं। और मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी आऊं और कुछ आपको जरूर बताऊं। थैंक यू फॉर ऑल दैट व्हाटएवर यू आर गिविंग। जितना भी आप अच्छा करें, क्योंकि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। मैं भी एक प्रयास ही करती हूँ कि एक पहल शुरू करी है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट क्लियर करने की। और आईवीएफ से संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आपको सवाल हो, कमेंट करिए, डीएम करिए। हम आपकी प्राइवेसी का ध्यान जरूर रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं डॉक्टर धीरज को दोबारा देखना या डॉक्टर दिव्या अग्रवाल जी को दोबारा देखना और अपने आईवीएफ क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम जरूर दोबारा सेकेंड एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक के लिए फॉलो करते रहिए, लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।